नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्वालिटी जीएस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 की, जिसका इंतज़ार बहुत दिनों से चल रहा था कि कब ये वैकेंसी आएगा, कब मतलब सरकार द्वारा इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। तो अभी बोल सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन लोग विश्वास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ट्वीट करके बोल सकते हैं हमारे जो बिहार के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री ने बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री तो देश का होता है, तो जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मतलब कि जो माननीय सम्राट चौधरी जी हैं, उन्होंने मतलब कि जो ट्वीट पर आप बोल सकते हैं कि उन्होंने लिखा था ट्विटर पर कि इस तरह का मतलब वैकेंसी बीपीएससी टीआरई का आपको आया है। और अगर उनके द्वारा बोला गया है तो आप मानकर चल सकते हैं कि इस साल आपका एग्ज़ाम होने वाला। और ये मतलब कि न्यूज़पेपर में बहुत सारा आ रहा है कि आपको एग्ज़ाम इस साल लिया जाएगा, और लिया ही जाएगा। अक्टूबर के समय बोला जा रहा है लिया जाएगा, और अच्छा खासा वैकेंसी आपको दिया गया है। तो भले आपको पिछले वर्ष के अगर मुकाबले देखें या कंपेयर करें तो वैकेंसी कम है, लेकिन फिर भी एक हो सकता है कि आपका जो बीएड डीएलएड के लिए एक अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसी है। क्या होता है, जो वैकेंसी अगर कम आता है, अगर वैकेंसी कम आता है तो एक चीज़ ये भी होता है कि चलिए आपको मौका फिर से अगले साल या बोल सकते हैं उससे अगले साल दिया जाता है। जब वैकेंसी ज़्यादा दे दिया जाता है तो गैप बहुत होता है। इसलिए आप देखते हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम, यूपीएससी का एग्ज़ाम, ये सब कंटिन्यूशन में चलता है। एक बोल सकते हैं कि हर एक साल दिया था, पोस्ट कम ही दिया था, लेकिन हर एक साल मौका दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट का जो मनोबल है वो टूटता नहीं, वो पढ़ने को लेकर बोल सकते हैं तैयारी को मतलब कंटिन्यू रखते हैं। नहीं तो क्या होता है कि 2 साल 4 साल छूट जाता है, अगर जैसे वैकेंसी नहीं आ रहा तो लोग उतना मन से भी तैयारी नहीं करते हैं, और लोग सोचते हैं दूर अब आएगा तो देखा जाएगा, आएगा तो देखा जाएगा। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं करना। तो वैकेंसी आया तो आप अगर बोल दिया गया है, खासकर जो माननीय अगर मुख्यमंत्री के द्वारा, तो वो आपका एग्ज़ाम होगा। भले कम है ज़्यादा है उसे मतलब नहीं है, वैकेंसी आया है, आपको तत्पर रह के आपको बोल सकते हैं डिसिप्लिन वे में तैयारी करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे आज श्वसन तंत्र के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो आप जानते हैं जो टीजीटी के स्टूडेंट हैं या बोल सकते हैं कि जो डीएलएड या बीएड जो किए हुए हैं, वो एक जनरल पेपर जो आपका होता है उसमें मैथ, अगर मैथ के भी है या साइंस के स्टूडेंट है तो आपको साइंस पोर्शंस रहता है। चाहे आप डीएलएड के स्टूडेंट है, आप डीएलएड किए हुए हैं, फिर आप अगर एग्जाम दे रहे हैं टीआरई का, तो फिर उसमें भी आपका साइंस का पेपर रहता है। एक तरह से जीएस का पोर्शन के अंदर में, जनरल साइंस के अंदर में ये चीज आता है। और सिंपल एक क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ से पूछा जाता है। तो कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, जो पीवाईक्यू में पीछे पूछे भी गए हैं, उस तरह का सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना वो सारी बातें। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर देखिएगा तो इसका आप जवाब भी दे सकते हैं, कमेंट में इसका जवाब आप बता सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अगर देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताया गया है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या, एक औसत वयस्क व्यक्ति को प्रति मिनट श्वास दर की सामान्य सीमा क्या है? मतलब कि जो रेस्पिरेटरी रेट होता है हमारा, जिसको हम ब्रेथिंग रेट बोलते हैं या बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं, श्वसन दर, इसको क्या बोलते हैं? एक तरह से आप बोल सकते हैं यहाँ पर श्वसन दर। तो श्वसन दर क्या होता है? एक वयस्क व्यक्ति का क्या होता है, आप चीज ध्यान रखना, वयस्क व्यक्ति से 12 से 16 प्रति मिनट, ये चीज आपको ध्यान रखना, 12 से 16। तो यहाँ देख सकते हैं कि 12 से 16 का जो एक अंतराल दिया हुआ, जो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू कभी 12 से 16, कभी इसके बीच में 18 भी आ सकता है। तो ध्यान रखना आपको ये 15 से 18 के बीच में जो एक अप्रोक्स वैल्यू आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, खासकर बीपीएससी टीआरई में, और बहुत सारे वनडे एग्जाम में भी ये सारा क्वेश्चन पूछा गया, खासकर बीपीएससी में भी पूछा गया। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगला हमारा क्या, रेस्पिरेशन दिख रहा है आपको यहाँ पर, रेस्पिरेशन इन मैच्योर मैमेलियन इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट किसको बुलाया जाता है दोस्तों? तो कुछ कुछ जानकारी भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो जानकारी हमारे लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। अगर हम बात करेंगे एरिथ्रोसाइट्स की, किसकी बात करेंगे? एरिथ्रोसाइट्स की। तो एरिथ्रोसाइट्स किसको बोला जाता है? अगर हम देखेंगे तो आरबीसी का ही एक नाम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं। इसी को लाता है ना, लाल रक्त कोशिका। तो ये जो आपका आरबीसी है, जो इसको एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोला जाता है, और प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट, जिसको आप विमाणु बोलते हैं। तो पूछा जा रहा, परिपक्व स्तनधारी जो मैमल्स है, उसका जो एरिथ्रोसाइट्स में जो श्वसन होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, वो किस तरह का होता है? या लीनियर होता है, या अनुपस्थित होता ही नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। एनारोबिक होता है। एनारोबिक मीन्स क्या हो गया? अवायवीय श्वसन। इसको आप ये भी बोल सकते हैं अनॉक्सी श्वसन। क्या बोलते हैं? अनॉक्सी श्वसन।
तो ये श्वसन भी आप इसको बोल सकते हैं अनॉक्सी श्वसन। फिर उसी तरह से एरोबिक होता है, इसको बुलाया जाता है ऑक्सी श्वसन। क्या बुलाता है? ऑक्सी। मतलब ऑक्सी श्वसन का मतलब क्या हो गया? इसमें हमें सांस लेने की जो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा आपको बोल सकते हैं ज्यादा होती है या ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर सांस ले रहे तो ऑक्सीजन की क्या होती है? जरूरत होती है। इसमें बिना ऑक्सीजन के आप मतलब कि सांस ले रहे हैं, बिना ऑक्सीजन बिना O2 के आप मतलब एक टू के क्या यहाँ पर लिया जा रहा है? सांस लिया जा रहा है। तो ये डिफरेंस होता है, इसके अंदर लिया जा रहा है। तो क्या होता है कि जो आपका एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी का कैसा होता है शेप, अगर आप देखेंगे आरबीसी का इस तरह का शेप होता है। आप जानते हैं जो ब्लड ग्रुप रहता है वही इसका एंटीजन रहता है और उसका अपोजिट क्या होता है? आपको एंटीबॉडी होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे आरबीसी का जो शेप होता है तो बोला बताया जाता है इसमें किसी तरह का केंद्रक मौजूद नहीं होता है। केंद्रक क्या होता है? नहीं होता है। केंद्रक इसमें किसी तरह का न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है। और यहाँ पर देखेंगे अगर हम बात करें आपको जो श्वसन किया जाता है, कोई भी श्वसन प्रक्रिया जो होता है, जो रेस्पिरेशन जो सिस्टम या बोल सकते हैं रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है, वो देखेंगे आपको माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका के द्वारा किया। इसमें सूत्रकणिका भी एब्सेंट होता है। ये जो आपको सूत्रकणिका दिख रहा है, अगर सूत्रकणिका एब्सेंट है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की या बोल सकते हैं किसी तरह का श्वसन नहीं होगा। तो श्वसन कौन सा होगा? यहाँ पर आपको एनारोबिक होगा, अनॉक्सी श्वसन होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। चलिए, तो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के अंदर हर एक बोल सकते हैं कि यहाँ पर बात करें हर एक ऑप्शंस को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होता है? टॉपिक सेम रहता है, सिलेबस सेम होता है, सिर्फ क्वेश्चन को उलटफेर किया जाता है, उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है और आपके साथ भी खिलवाड़ होता है उसी के लिए। इसलिए क्वेश्चन समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर बात करें श्वसन सतह की एक विशेषता नहीं है, कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, तो श्वसन जो सतह होता है, जो हमारा बोल सकते हैं जिसे हम सांस लेते हैं, तो ड्राई, थिन, परमिएबल प्रवेश के योग्य या मॉइस्ट, कौन सा विशेषता नहीं है? तो अगर आप देखेंगे तो थिन पतला होना चाहिए तभी सांस ले से। आपका जो ये नली पूरा होता है ये पतला होता है, एकदम पतला, आपको बोल सकते हैं चमड़ी की तरह होता है। ये परमिएबल होना चाहिए तभी जाकर प्रवेश करेगा, कोई भी जो हवा है ये प्रवेश करे। एल्वियोली क्या होता है? जो जो क्या बोलते हैं? कुपक बोलते हैं, एल्वियोली बोला जाता है ना। तो वो क्या होता है? प्रवेश के योग होता है। नमी भी होना चाहिए उसमें। अगर नमी नहीं होगा, अगर आपके मतलब कि म्यूकस नहीं होगा, नाक में प्रेजेंट नहीं होगा, तो फिर सांस जो अंदर तक जाता है वो चीज आपको नहीं जा पाएगा। इसलिए यहाँ पर ड्राई नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? सूखा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन से ही पता चल जाता है वो सारा चीज। ये चीज ध्यान रखना है, आप समझ रहे हैं? अगला देखिए, अगला क्या है आपका? ह्यूमन स्किन। क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड पर? ह्यूमन स्किन, मानव त्वचा श्वसन अंग के रूप में कार्य नहीं कर सकती है, मतलब वर्क नहीं कर सकती, फंक्शन नहीं कर सकती। क्योंकि क्योंकि क्या होगा इसमें? क्वेश्चंस क्या दिया हुआ? क्योंकि ऑप्शंस को पढ़िए। यह O2 और CO2 के लिए पारगम्य नहीं है, परमिएबल नहीं है। इट इज रैदर थिक, यह जो स्किन है बहुत मोटा है, या सूखा है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारा जो स्किन है, हम लोग स्किन से क्या सांस नहीं ले सकते। बहुत सारा जो जीव होता है वो स्किन से सांस ले सकता है। आप जानते हैं जैसे कि आप चाली जिसको बोलते हैं, अर्थवर्म सब, ये सब क्या स्किन से सांस ले सकता है। बहुत सारा ऐसा जीव होता है, खासकर इंसेक्ट्स के कैटेगरी में देखेंगे तो वो सब क्या कर सकता है? आपको स्किन से मतलब त्वचा से सांस ले सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे हम, तो यहाँ पर जो मनुष्य है, मनुष्य आपको त्वचा से सांस नहीं ले सकता। वो क्या ले सकता है? वो लंग से, फेफड़ा से ही सांस ले सकता है। ध्यान रखेंगे उस चीज को। तो ये ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। मानव त्वचा श्वसन अंग के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। तो इसे चारों ऑप्शन, आपका तीनों ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सूखा त्वचा होता है, मोटा होता है, इतना मोटा होता है कि ये परमिएबल नहीं होता, पारगम्य नहीं होता, इसके अंदर से ऑक्सीजन नहीं जा सकता आपका, समझ रहे हैं ना? वो चीज ध्यान रखेंगे। वैसा रहता तो फिर बात ही अलग था। चलिए अगला देखिए, श्वसन प्रक्रिया की आवश्यकता। श्वसन प्रक्रिया की आवश्यकता, रेस्पिरेशन प्रोसेस रिक्वायर्स, ये क्या रिक्वायर करता है? उष्मा, वाटर, ऑक्सीजन या सूर्य की रोशनी। तो हमें तो खाना बनाना नहीं कि सूर्य की रोशनी की जरूरत, हमें क्या चीज की जरूरत है? हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। हमें वाटर की भी जरूरत नहीं है। वाटर का नहीं कि मतलब हम H2O और O2 को तोड़ देते हैं फिर हम सांस के रूप में यूज करते हैं, वो चीज नहीं है। वो मतलब पौधा करता है क्या कि सनलाइट और वाटर का यूज करके ऑक्सीजन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो मतलब कि सराउंडिंग से, वातावरण से वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको देता है, तब जाकर वो खाना बनाता है, ग्लूकोज तैयार करता है। वो चीज सभी लोग आप लोग जानते हैं। चलिए, तो ये था 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न है बहुत मतलब हल्का पूछा था, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बायोलॉजी का, जो कि हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं इस चीज़ को। फाउंडेशन बैच भी हमारा चलता है, तो उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, आपको मेनली ऑफलाइन ही अभी है, ऑनलाइन शुरू किया जाएगा, लेकिन ऑफलाइन बैच में बहुत अच्छे से करवाया जाता है बायोलॉजी के सेक्शंस को, चाहे जनरल साइंस का सारे सेक्शन को, GS का पूरे पोर्शंस को, मैथ को, रीजनिंग को।
तो सारे एग्जाम में आप जरूरत है इस चीज का, क्योंकि पीटी मेंस की बात की जा रही है। अभी ये तक कंफर्म नहीं हुआ है, जिस पर ध्यान रखेंगे कि बहुत ज्यादा अभी उहापोह की स्थिति, आप बोल सकते हैं कि कंफ्यूजन का स्टेट एक बना हुआ है लोगों के, विद्यार्थियों के मन में कि पीटी मेंस किस तरह से होगा। पीटी में क्या ये होगा कि एक जनरल पेपर की तरह रखा जाएगा कि पूरा जीएस का सेक्शन दे दिया जा रहा है और मैथ का सेक्शन दे दिया जा रहा है, मतलब एक जनरल पेपर, जैसे जीएस का पेपर ओवरऑल जैसे डीएलएड का होता है, उसमें मैथ जीएस मतलब कि सारा डाल दिया जाता है, सारा उसमें घुसा दिया जाता है। और या तो सोचा जा रहा है ये पीटी का पैटर्न होगा या मेंस का पैटर्न होगा, जो आपका मेन पेपर होता है। जैसे आप मैथ के स्टूडेंट है तो मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा रहा, जैसे आप आर्ट्स के स्टूडेंट आर्ट्स का क्वेश्चन रहा, म्यूजिक के तो म्यूजिक रहा, तो इस तरह से कंप्यूटर एजुकेशन साइंस के तो वहाँ से रहा। तो ये चीज़ अभी है, लेकिन इस पर क्लियर अभी नहीं किया गया। तो अभी आपको वही चीज़ करना जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारा पूछा गया, या प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न से जो एग्जाम आपका करवाया जा रहा है, ज़्यादा उसी पर ध्यान देना, उसी पर फोकस करना। जब आएगा उस देखा जाएगा, बात सो है। ऐसा नहीं हो कि आपका पीटी रह जाए, मेंस नहीं हो, मतलब कि मेंस आया ही नहीं, नोटिफिकेशन में आया ही नहीं कि हाँ मेंस होगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप तैयारी इसके भरोसे छोड़े हुए कि डिसाइड होगा पीटी मेंस, तो फिर लटक जाइएगा। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये निशानी होता है जो डिसिप्लिन स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो चीज़ आपको सामने में उस चीज़ को ध्यान में पढ़। जैसे एडीओ का आया था, बोला गया था पीटी होगा, तो लोग पढ़े पीटी के लिए, भले एग्जाम कैंसिल हुआ, आप बोला जा रहा है कि मेंस लिया जाएगा, तो लोग उस हिसाब से पढ़ेंगे। क्योंकि आप तो अंदर है नहीं, आयोग में है नहीं कि आप क्या कीजिएगा कि मतलब उसको चेंज कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो वो चीज़ है, उसके हिसाब से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, तो किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर में श्वसन गतिविधि के केंद्रीय नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। मतलब बोल सकते हैं जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो श्वसन जो पूरा प्रक्रिया होता है, जो प्रणाली होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है यहाँ पर, तो दिमाग में से ही किया जाता है। दिमाग का ही भाग है, लेकिन दिमाग का कौन सा भाग होता है, मेडुला ऑब्लोंगोटा। ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेडुला ऑब्लोंगोटा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम का जब टॉपिक आएगा, जो क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के बारे में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लोंगोटा के बारे में। अभी क्लास चल भी रहा उस चीज का। चलिए, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगला अगर देखें हम यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन वायु के ऑक्सीजन के बिना रह सकता है। आप देखिए यहाँ पर, कौन वायु के ऑक्सीजन के बिना यहाँ पर रह सकता है, कौन सा ऐसा जीव है। तो आप लोग जानते हैं, हम लोग क्या बोले, जो बिना ऑक्सीजन के रह सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसको एनारोबिक बोलते हैं। एनारोबिक, एनारोबिक इंग्लिश में एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसको अवायवीय श्वसन भी कहते हैं, इसको हम अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। अनॉक्सी मतलब ऑक्सीजन की जरूरत ही यहाँ पर नहीं पड़ रही है, अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। तो अगर आप अनॉक्सी श्वसन की बात करें यहाँ पर, तो आप इसमें देखेंगे कि एक मैंने पढ़ाया था अनॉक्सी श्वसन के बारे में, कि एक खमीरी एक ऐसा मतलब कि जीव होता है, ईस्ट होता है, जो ब्रेड जो बनाने के लिए आपको बनाया जाता है, ब्रेड को ज़्यादा स्पॉन्जी करने के लिए ईस्ट। तो ये भी क्या होता है, एक तरह का मतलब कि जीव होता है, जिसको क्या होता है कि जरूरत नहीं होता ऑक्सीजन का, समझ रहे ना। तो खमीर में क्या होता है, किसी तरह का जो यहाँ पर रिएक्शन होता है, तो इसमें बनता क्या आपको, इसमें हम लोग बात किए थे इथेनॉल बनता है आपका, प्लस CO2 बनता है, प्लस इसमें देखेंगे H2O भी बनता है, प्लस आपको ATP बनता है। लेकिन एनारोबिक में जो ATP हमारा बनता है वो 2 ATP बनता है। तो ये भी हमने बात किया था, उस चीज को लेकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन की जरूरत यहाँ पर पड़ती नहीं है। तो याद रखेंगे खमीर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये खमीर। चलिए अगला देखिए, जो आपका ब्रेथिंग क्या होता है, तो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, एक होता है रेस्पिरेशन, एक होता है रेस्पिरेशन में क्या हो गया कि मतलब जो आप ग्लूकोज जो खाना आप खा रहे हैं, उस खाना का टूटना, शरीर में सेल में लगना, उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है। और जो श्वसन होता है ब्रीथिंग, क्या एक प्रक्रिया है, मतलब आप सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उसी को ब्रीथिंग को बुलाता है इनहेलिंग एक्सहेलिंग, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, समझ रहे हैं ना। तो ये ब्रीथिंग अलग चीज होता है और जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो अलग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर इसलिए ब्रीथिंग क्या है, एक मतलब आपको भौतिक क्या है प्रक्रिया है, मतलब आप सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। तो ब्रीथिंग क्या हो गया यहाँ पर, एक फिजिकल प्रोसेस है, और ये रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस में खाना क्या और आपका टूट रहा है। जो आपका ग्लूकोज है, जो आपको C6H12 की बात करते हैं, ये किसमें टूटता है, आपका जो ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज क्या बोल सकते हैं, हाँ ग्लूकोज जो आपका टूट रहा है ऑक्सीजन का यहाँ प्रेजेंस में, किसमें टूट रहा है आपको, ये CO2 प्लस H2O प्लस क्या निकल रहा है यहाँ पर, आपको ऊर्जा भी मिल रहा है 36 से 38 ATP आपको ऊर्जा भी मिल रहा है। यही चीज की हम बात करते हैं यहाँ पर 36 से 38 ATP।
तो ग्लूकोज हम जो भी खाना खा रहे हैं तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो क्या है, एक जो हमारा बोल सकते हैं ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं यहाँ पर, श्वास एक प्रक्रिया है, लेकिन श्वसन क्या है, एक आपको केमिकल भौतिक मतलब रासायनिक प्रक्रिया है। तो भौतिक और रासायनिक ये चीज फिजिकल केमिकल आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में इजी लग रहा है लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं इसको लेकर। चलिए अब क्या है, 9वां नंबर देखें यहाँ पर, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। मतलब हमने बताया ना ब्रीथिंग का दो प्रोसेस होता है, इंस्पिरेशन इनहेलेशन, मतलब सांस हम अंदर ले रहे हैं उसको इंस्पिरेशन बोला जाता है। क्या बोला था, इंस्पिरेशन बोला था। सांस बाहर छोड़ रहे उसको एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन बोला जा रहा है। तो क्या होता है जब सांस हम अंदर लेते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर हम डायग्राम की बात करें, किसकी बात करें, डायग्राम की बात करें, तो किस तरह से डायग्राम होता है अगर हम यहाँ पर देखेंगे, क्लास में हम इस डायग्राम को यहाँ पर बनाए थे। तो ये आपका जो क्या होता है, लंग्स होता है, समझ रहे ना। लंग्स में क्या होता है, यहाँ पर बहुत तरह का आपको ब्रोंक्यूल्स होता है, ब्रोंकाई होता है, उसमें एल्वियोली आपको लगा रहता है, जो कुपिका बोलते हैं, यहाँ पर कूप होता है, कुपिका होता है, बैलून की तरह होता है, यही जब सिगरेट पीने से खराब हो जाता है, पिचक जाता है। तो क्या होता है कि इसके नीचे आपका डायफ्राम होता है। क्या होता है, डायफ्राम, इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम, ध्यान रखेंगे। ये आपका फेफड़ा हो गया, ये डायफ्राम हो गया। तो क्या होता है कि जब आप सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, क्योंकि सांस ले रहे तो आपको सांस भरना, ध्यान रखिए, आप सांस लेके खुद देखिए, सांस ले रहे हैं तो डायफ्राम क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है आपका। डायफ्राम नीचे इसलिए जा रहा है कि जगह बना रहा है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना, ऑक्सीजन भरना है। तो इसमें सिंपल होता है, तो वॉल्यूम क्या होगा, जगह बना रहा था, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा ना आपको, तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है यहाँ पर, क्योंकि प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो सांस बाहर फेंक देगा। तो क्या होता है, इंस्पिरेशन के वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसे ध्यान रखेंगे। समझ गए, 9th नंबर। चलिए अगला देखिएगा, अगला कौन सा था, 9th नंबर तो आप समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो समझिए इसको, तो बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो उतना हार्ड टॉपिक आपका नहीं होता। जो भी आपका, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, श्वसन तंत्र की बात करें, तो उतना ज़्यादा टफ या बोल सकते हैं कि ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से कॉन्सेप्ट समझे। क्लास में हम इतना अच्छा से पढ़ाएं कि स्टूडेंट अच्छा नंबर स्कोर किया, 50 नंबर का था, तो 38-40 तक स्टूडेंट को आया है, 42 तक आया है, समझ रहे ना। तो टफ टॉपिक नहीं है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, कौन सा जानवर त्वचा के साथ साथ फेफड़ों से भी सांस लेता है। तो हम क्या बोले, बहुत सारे जानवर त्वचा से सांस लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा एम्फीबियंस को, इसको उभयचर बोलते हैं, जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। जैसे आपको मेढक हो गए, तो मेढक क्या होता है, मेढक के पास फेफड़ा भी होता है, और वो क्या करता है, आपको लंग से तो सांस फेफड़ा से लेता है, प्लस वो स्किन से भी सांस लेता है। इसमें कौन सा हो गया, मेढक। यही एक ऐसा जानवर है जो दोनों से सांस ले सकता है। पूछा जाएगा सिर्फ लंग से कौन लेता है, तो मैमल्स लेता है। फिश किससे लेता है, मछली, वो आगे क्वेश्चन भी है, फिश किससे लेता है, आपको गिल्स, गलफर जिसको बोलते हैं। कॉकरोच को जानते हैं, जो एरियल एंटीना होता है उससे भी सांस लेता है, प्लस वो मतलब जो पंख बना रहता है उससे भी, वो मतलब उस पर भी छिद्र होता है, बहुत सारा होल्स होता है, ट्रैकिया बोल सकते हैं, ट्रैकिया भी होता है जो सुर बना रहता है इस तरह से, तो उससे भी सांस लेता है। तो वो आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, जो मेढक होता है ये क्या होता है, उभयचर। उभयचर क्या बोलते हैं, जिसको एम्फीबियंस बोलते हैं, जानते हैं ना, जो पानी और जल, जल और थल दोनों में रहता है, एम्फीबियंस। ये चीज ध्यान रखेंगे इसको। चलिए सिंपल है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। फाइंड आउट, देखिए ऑड वन और विषम आपको चुनना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे स्टूडेंट फंस गए थे, सबको लिखवाए थे। फेडिंग्स भी एक क्या है, एक प्रक्रिया, प्रोसेस में होता है, लेकिन फेडिंग्स की अगर बात करें तो ये सब क्या है, मतलब जो सांस लेने का जो प्रक्रिया, उसमें तो चलिए आपसे पहले नाक की गुहा, जो नाक का जो गुहा होता है, जिसे कोई भी अगर देखें यहाँ पर, तो सांस अगर लिया जा रहा है, समझ रहे हैं ना, तो नाक का गुहा मतलब कि मुंह तो हो गया, लेकिन क्या है उसके ऊपर नाक जो है, उसको नाक का गुहा, नसल कैविटी बोला था। फिर नाक का जो छेद होता है इसके अंदर, ये नॉस्ट्रिल्स होता है आपका, तो ये भी सही है। फिर वहां से सांस गया, सांस जाता है किसे, ट्रैकिया, वायु नली में जाता है। फेडिंग्स क्या है, वायु नली और जो खाद्य नली है उसके बीच का डिफरेंस को फेडिंग्स बोला जाता है, समझे, ग्रास नली इसको बोला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो फेडिंग्स का कोई इसमें यूज नहीं है, जो सांस का पूरा प्रक्रिया है वो वायु नली के द्वारा किया जाता है। तो इसमें सी क्या हो जाएगा, ऑड वन, विषम हो जाएगा आपका। यानी क्लास में पढ़ाए थे इस चीज को। फिर यहां पर देखिए खमीर। खमीर में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं होता है, अवायु, फिर से अवायु आ गया, मतलब अनॉक्सी श्वसन के दौरान खमीर में, ईस्ट में, अनॉक्सी श्वसन के दौरान ईस्ट में कौन सा, खमीर का इंग्लिश में ईस्ट बोला जाता है, कौन सा
चीज उत्पादन नहीं होता, मतलब बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, एनर्जी बनता, हमने देखा एटीपी बनता है, कितना एटीपी बनता है, 2 एटीपी बनता है। लैक्टिक एसिड आपका बनता है कि नहीं बनता है, हमने लैक्टिक एसिड की बात नहीं की, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, CO2 आपका बनता है, हमने अल्कोहल की भी बात की कि इथेनॉल आपका बनता है, बात किया, ये 3 चीज बनता है, लेकिन आपका लैक्टिक एसिड नहीं बनता है अनॉक्सी श्वसन में। अनॉक्सी श्वसन में बनता है लैक्टिक एसिड, लेकिन वो खमीर के केस में नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पर खमीर लिखा हो, क्या नहीं बनता है, देख रहे हैं क्या नहीं बनता। तो क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़ना है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती किए थे, उनको लगा सर लैक्टिक एसिड तो बनता है अवायु श्वसन में या अनॉक्सी श्वसन में, तो वो चीज मैंने पढ़ाया बनता है, लेकिन वो क्या मसल्स मांसपेशी में बनता है। जैसे कभी कभी बहुत ज्यादा थकान आपको लगता है, शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो क्या होता है शरीर में पैर में ऐंठन आपको होने लगता है, दर्द होने लगता है, खिलाड़ी सबको ज्यादा होता है, समझे, क्रैम्प पड़ने लगता है मसल्स में मांसपेशी सब में, तो वो होता है लैक्टिक एसिड आपका, समझे, तो वो चीज ध्यान रखेंगे। बहुत बार बीपीएससी में पूछा है ये क्वेश्चन, बीपीएससी का क्वेश्चन जो है ना रिपीट बहुत होता है। अच्छा बात बीपीएससी एग्जाम का ये है कि क्वेश्चन रिपीट करने का इसका जो प्रवृत्ति होता है ज़्यादा होता है, इसलिए आप अगर प्रीवियस ईयर्स करते हैं तो बहुत हद तक चांस होता है कि एग्जाम में जो सिलेक्शन है वो आपका रुकता नहीं, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो चलिए नया क्वेश्चन कुछ उसको बना लिए, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है, मतलब 20 से 30% के क्वेश्चन आपको PYQ से पूछा जाता है, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है बीपीएससी का। कोई भी एग्जाम बीपीएससी का 72वीं लीजिए 68वीं, कोई भी जो मतलब लोक सेवा आयोग का एग्जाम होता है वो भी आपको SDM वाला, और जो ये बीपीएससी का TRE होता है उसमें भी, तो ये सब PYQ का पैटर्न होता है जो आपको समझना पड़ेगा, तभी जाकर एग्जाम भी आपका निकलेगा। चलिए, मानव फेफड़ों में एल्वियोलियाई, इसी को एल्वियोली बुलाता है, क्या बुलाता है एल्वियोली, कुपिका, कुपिका बुलाता है, क्या बुलाता है कुपिका। तो ये जो एल्वियोली होता है इसके आसपास होने का अनुमान कितना होता है, 800 बिलियन, 500, 100, 150 बिलियन, 1 बिलियन, कितना होता है बताइए। इसका बहुत सिंपल सा सवाल है, हमने क्लास में इस चीज को बताया था, 500 मिलियन होता है आपका संख्या, समझ रहे, इतना एल्वियोली आपके फेफड़े के अंदर क्या होता है ये रहता है, फेफड़े के अंदर क्या होता है, इतना सारा एल्वियोली आपका यहाँ पर रहता है ना। ये क्या हो गया आपका एल्वियोली सब हो गया, तो ये तो डायरेक्ट आपको डायग्राम में थोड़ा मोड़ा दिखा रहा है, ये क्या हो गया एल्वियोली हो गया, इतना सारा एल्वियोली आपका रहता है। चलिए अगला देखिए, लैरिंक्स। लैरिंक्स अब क्या होता है कि कभी देखते हैं पुरुष में, कभी कभी नहीं, मतलब पुरुष की बात करें, पुरुष में होता है महिला में नहीं होता, तो कंठ देखते हैं, इसको कंठ मणि बोला जाता है। ये कंठ का क्या होता है, ये पोर्शन आपको बाहर निकलता है, बोलते हैं ना गला फूट गया, या मतलब ये पोर्शन आपको बाहर निकला हुआ है, इसी को क्या बोला जाता है कंठ मणि बोलता है। ये लैरिंक्स का ही पोर्शन है जो थोड़ा सा उभर कर बाहर चला आता है, समझे, तो ये सिर्फ पुरुष में होता है, इसलिए पुरुष का जो आवाज होता है वो क्या होता है मोटा होता है, तो इसके कारण क्या होता है लैरिंक्स का जो बाहर आना, इसको एडम्स एप्पल बोला जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, कंठ मणि बोला जाता है। इसके कारण क्या होता है कि आवाज जो हमारा है, आवाज क्या होता है, जो पिच होता है वो भारी होता है, आवाज क्या होता है भारी होता है, लड़का का आवाज भारी होता है, जो पुरुष जाति के या पुरुष हैं वो जो मेल है उनका आवाज भारी होता है। प्लस क्या होता है कि जो पिच की बात करें तो हमारा जो पिच होता है, पिच जानते हैं ना, जो आवाज का जो पतलापन बोलते हैं, तो हमारा आवाज तो मोटा होता है भारी होता है, प्लस क्या होता है यहाँ पर मोटा होता है, तो पिच क्या होता है हमारा हाई होता है या लो होता है, लो होता है, पिच लो होता है, इसलिए आवाज क्या होता है हमारा क्या होता है मोटा होता है, समझे, आवाज मोटा होता है भारी होता है, समझे ना, ये चीज ध्यान रखना। तो लड़के में क्या होता है पिच लो होता है, लड़की में पिच ज्यादा होता है, इसलिए उसका आवाज सुरीला, मतलब बोल सकते हैं मीठा आवाज होता है, पतला आवाज होता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए, इसी में आप देखेंगे इपीग्लॉटिस, ये हमने पढ़ाया था, इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस पाचन तंत्र का एक भाग था, पाचन तंत्र में हमने पढ़ाया था। तो जो मुंह से अगर आप जैसे खाना वाना कुछ खाते हैं तो इपीग्लॉटिस क्या एक ढक्कन है, जो फूड पाइप होता है और विंड पाइप होता है, तो ये इपीग्लॉटिस यहाँ पर ढक्कन आपका लगा होता है विंड पाइप, मतलब जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो आपको इपीग्लॉटिस क्या होगा, ढक्कन बंद हो जाएगा और ये क्या खाना इसमें जाएगा, समझे, तो क्योंकि इसलिए कभी कभी देखते हैं सड़क जाते हैं लोग, सड़क जाते हैं क्यों, इपीग्लॉटिस का जो ढक्कन है वो खुल जाता है, समझे ना, इसलिए खाने वक्त बोला जाता है ज़्यादा हंसना नहीं है, बात नहीं करना है, इधर उधर सोचना नहीं है, खाने पर ध्यान देना, जैसे आज के समय में लोग ज़्यादा करते हैं, तो ये सब केस होता है, लोग सड़क जाते, लोग कहते हैं कोई याद कर रहा, कोई गाली दे रहा, नहीं, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसके कारण आपको लगता है ये चीज़, तो इपीग्लॉटिस ध्यान रखेंगे आप। थायराइड तो जानते हैं ग्लैंड होता है जो आयोडीन के मतलब कि बोल सकते हैं कि आयोडीन जरूरी होता है उसको मतलब बनाने के लिए, उसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो चीज़ आपको पता है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस को भी थोड़ा सा कभी कभी ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन से भी कुछ नया नया क्वेश्चंस जनरेट किया जाता है, उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो टोटल 50 क्वेश्चंस है, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, समझ रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे इसको। सबसे महत्वपूर्ण श्वसन मांसपेशी,
सबसे महत्वपूर्ण श्वसन मांसपेशी। इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी, जो मतलब हमारा ब्रीथिंग, जो रेस्पिरेटरी जो हम करते हैं, तो वो मांसपेशी कौन होता है? रिब्स, डायफ्राम या नन ऑफ द अबव, कार्डियक मसल्स। तो हृदय पेशी की अगर बात करेंगे तो आपको लगेगा कि यार कार्डियक मसल्स होना चाहिए, हृदय पेशी सांस लेते, हृदय सांस नहीं लेता, हृदय पंप करता है, ब्लड को क्या करता है? वो पंप करता है। वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे क्या है कि यहाँ पर बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट जो है कौन हो सकता है, जो श्वसन प्रक्रिया में आपको सहायता करता है, कौन हो सकता है? हमने बताया अभी डायफ्राम। डायफ्राम के कारण ही क्या होता है कि सांस आपका अंदर जाता है, अंदर भरता है, क्योंकि प्रेशर को कम करता है और क्या करता है? आपके वॉल्यूम को, मतलब एयर के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। मतलब वॉल्यूम मतलब क्या होगा? आपके रिब्स के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया तो हवा बढ़ा। फिर क्या हुआ? जैसे हवा बाहर निकालना तो डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है, पुश किया, इधर से रिब्स पुश किया, बाहर हवा निकला आपका, समझे? तो यही होता है डायफ्राम। आपका ध्यान रखेंगे इस चीज को, डायफ्राम होता है, हम देखे थे इस तरह से इसका शेप होता है। चलिए, इसको आर्क शेप भी बोला जाता है, डोम शेप भी बोला जाता है इंग्लिश में, कभी कभी पूछा जाता है। चलिए, श्वसन की प्रक्रिया में हवा से निम्नलिखित किस घटक की मात्रा नहीं बदलती है? आप देखिए क्या होता है कि जब सांस लेते हैं तो जितना ऑक्सीजन की मात्रा लेते हैं उसमें बहुत सारा कुछ ऑक्सीजन यूज होता है, कुछ ऑक्सीजन बाहर लेते हैं। जानते हैं आप 21% हमने ऑक्सीजन लिया, ये ऑक्सीजन अंदर गया, बाहर कितना निकला? आपको 17% ऑक्सीजन निकलता है, समझे? 4% यूज हो जाता है आपका। फिर क्या होता है आपका यहाँ पर? जैसे 0.03% अगर हम ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो 4% होकर निकलता है। मतलब ये अंदर में क्या हो रहा है कि आपको प्रोसेस हो रहा है, कुछ कुछ प्रोसेस हो रहा है। फिर क्या होता है कि जो 78% आपका नाइट्रोजन होता है, वो नाइट्रोजन का कुछ यूज नहीं कर सकता है शरीर, वो नाइट्रोजन 78 का 78% आपका बाहर निकल जाता है। ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो हवा में घटक चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है? वो है हमारा नाइट्रोजन। कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हम लोग डायरेक्ट नहीं लेते हैं, नाइट्रोजन गैस हम लोग डायरेक्ट नहीं लेते। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही भरा हुआ 78%, लेकिन नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकते, उस तरह से हमारा शरीर नहीं बनाया गया, प्रकृति ने उस तरह से शरीर हमारा नहीं बनाया। तो नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकते। किस तरह से नाइट्रोजन यहाँ पर हम लोग लेते हैं? जैसे कि एमिनो एसिड के फॉर्म में लिए, या पूरा शरीर में जो प्रोटीन खा रहे हैं सब में क्या होता है? नाइट्राइट होता है, सब में बोल सकते हैं एक एमिनो एसिड भरा होता है, समझ रहे ना? पेप्टाइड जितना भी जो बॉन्ड होता है सारा चीज, तो वो सब क्या एक नाइट्राइट का फॉर्म है, यूरिया उरिया के फॉर्म में। जो कुछ जब खाना जो आपको उगाते हैं, मतलब कि जो भी फसल उगाते हैं यूरिया का यूज होता है, तो वो सब क्या है? एक नाइट्राइट के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में आपके शरीर में जाता है। चलिए, अगला देखेंगे यहाँ पर मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो परिवहन का एक सही क्रम पूछा गया, मतलब परिवहन मतलब किस तरह से ऑक्सीजन जाता है। सबसे पहले क्या होता है? ऑक्सीजन हम लोग फेफड़ा से लिए, फिर फेफड़ा के बाद क्या किया गया? ब्लड में गया, ब्लड से बाद क्या होता है? तीसरा नंबर आपको टिश्यू में जाता है। तो दूसरा, पहला और तीसरा, सिंपल क्वेश्चन है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है, सांद्रता में क्या होता है? कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है, कंसंट्रेशन में कमी होती है, तो श्वसन की दर क्या होती है? मतलब जैसे इसका एग्जांपल ही समझिए कि आप जैसे ऊंचे स्थान पर जाते हैं, जैसे पहाड़ पर चल गए, तो वहां पर क्या होता है? श्वसन दर आपका बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए बढ़ता है कि ऑक्सीजन आपको जल्दी नहीं मिलता, तो ऑक्सीजन को लेने के लिए ज्यादा फास्ट बनाने के आरबीसी जल्द तेजी से टूटता है, तो आरबीसी की संख्या, मात्रा तेजी से बढ़ती है। आरबीसी का साइज नहीं बढ़ता है, मात्रा बढ़ती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो यहां पर देखेंगे तो ऑक्सीजन की सांद्रता में जब भी कमी हुआ तो फिर क्या, आरबीसी बहुत तेजी से टूटना शुरू हुआ, बहुत तेजी से बनना शुरू हुआ। उसके लिए क्या होता है कि उसको श्वसन दर को इंक्रीज करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। इसलिए बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, क्योंकि आपको ऑक्सीजन का कमी हो रहा है वहां पर, समझ रहे थे? ये ध्यान। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा है, जब जो ऊंचे पहाड़ पर गए या पहाड़ी इलाका में जा रहे तो सांस लेने में दिक्कत क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, वहां श्वसन दर क्या होता है? आपका बहुत तेजी से बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। समझ गए इस चीज को? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। श्वसन के दौरान ऊर्जा निम्न रूप से उत्पन्न होती है। कौन सा ऊर्जा होती है? हमने बताया श्वसन के दौरान ऑक्सीजन, बोल सकते हैं रेस्पिरेशन के दौरान क्या बनता है? एटीपी बनता है। कितना एटीपी बनता है यहाँ पर श्वसन के दौरान? अगर एरोबिक है तो 36 से 38 बनेगा एटीपी, अगर एनारोबिक है तो 2 एटीपी बनेगा। एडिनो ट्राई फॉस्फेट बोला, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। तो सिंपल है, ये चीज़ आप बचपन में ही पढ़े हैं, सब 9th-10th का ही ये सब सवाल होता है, एनसीईआरटी का ही होता है। द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, क्या बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में पूर्ण रूपांतरण हो जा रहा है। हम क्या बोले कि जो आपका C6H12O6 है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो जा रहा है? CO2 बन जा रहा है, प्लस H2O बन जा रहा है, प्लस क्या बन रहा है? एटीपी बन जा रहा है। किसके केस में हमने बताया था? एरोबिक के केस में, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सी श्वसन, और वायु नहीं, वायवीय श्वसन, मतलब वायु की जरूरत हमें पड़ रही है।
कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए होता क्या, कभी ये सब आप जानते हैं कि जो प्रदूषण, आजकल प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये केस ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन, जो हेमोग्लोबिन की हम बात करते हैं, तो ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ जाता है, उसको कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, मतलब कि उसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोला जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब जैसे पॉल्यूशन हो गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है गाड़ी से, सीओ बोला जाता है इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत जहरीला गैस होता है, समझे, जहरीला गैस होता है, स्मेल नहीं करेगा, कलर किसी तरह का नहीं होता। ये क्या करता है, हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है। हेमोग्लोबिन के साथ मिल गया, जो ब्लड आपका क्या, तो ऑक्सीजन लेके हेमोग्लोबिन ही जाता है ना पूरे शरीर में, आपका ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, उसके कारण ब्लड का रंग भी लाल होता है, और ये पूरा ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। अब क्या होता है कि ये बगल में अगर ऑक्सीजन इसको मिल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा इसको सीओ मिल रहा है, तो सीओ से दोस्ती ज्यादा बहुत अच्छा से करता है। दिक्कत ये यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, लोगों को दम घुटने का समस्या हो जाए, इसलिए आप देखिए कहीं पर आग लगता है तो लोग जलने से, झुलसने से ज्यादा दम घुटने से मर जाता है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग में जो आग लगता है तो लोग जलने से नहीं मरता, पूरा रूम में धुआं भर जाता है। जब धुआं बढ़ेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत तेजी से क्या होता है कि आपको फैल जाता है, तो उसके क्या होता है कि वहां पर ऑक्सीजन का लेवल पूरा डाउन हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड फैला, और उससे हेमोग्लोबिन आपका शरीर जुड़ जाता है, दम घुटने लगता है। आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दम घुटेगा, आप बहुत तेजी से सांस लीजिएगा, लेकिन और ऑक्सीजन होता नहीं है, इसके लिए आदमी मर जाता है दम घुटने से, तो बहुत देर बचता भी नहीं है। तो इसलिए होता है कि जब आग लगता है तो गेट वेट को एकदम लॉक कर देना, आपको गेट नहीं खोलना है कि भाई ऑक्सीजन आए, नहीं, ऑक्सीजन की जगह वहां आपको धुआं आ जाएगा, समझ रहे ना। तो ये चीज होता है, बचने का एक तरीका होता है, बहुत सारे लोग कूद भी जाते हैं, और ये केस बहुत तेजी से बढ़ रहा है आजकल, एसी ब्लास्ट हो गया, कुछ तरह का कोई बात हो गया, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ सीओ बहुत तेजी से संयोजन करता है, मिक्स हो जाता है। चलिए, ये चीज आपको ध्यान रखना, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, तो किसके साथ, सीओ के साथ जुड़ जाता है। सही है पहला ऑप्शन, ध्यान रखेंगे इसको, सही है पहला ऑप्शन। नहीं, पहला ऑप्शन सही नहीं, सीओ ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ता है, सीओ किसके साथ जुड़ता है, हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, यही आपको ध्यान रखना है। यहाँ हमने क्या बताया कि ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन का ये अच्छा दोस्त हो जाता है यहाँ पर, है ना, तो सीओ हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है। अगला देखिए, एक हेमोग्लोबिन, एक जो हेमोग्लोबिन आपका होता है, इसको एचपी से बोलते हैं, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के, ये चीज फिगर आपको ध्यान रखना है, कितने मॉलिक्यूल्स को एक बार में ये ले जाता है, ब्लड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स के कारण ले जाता है, ये 4 मॉलिक्यूल्स को ले जाता है। कितने मॉलिक्यूल्स को, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फंस जाता है स्टूडेंट, बार बार ये पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए, 25 तक करते हैं, फिर अगला मतलब स्लाइड में करेंगे इसको। व्हाट इज द शेप ऑफ हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएट, आप लोग बताइएगा किस तरह से लेक्चर क्या लग रहा है, उस हिसाब से स्पीड भी बढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ ऑप्शंस को ज़्यादा अच्छा से डिस्क्राइब कर दिया जाए, क्योंकि क्या होगा कि डिस्क्राइब करने से क्या होता है, सिर्फ चलिए सवाल बनाना हमारे लिए तो है ही, जो मोटो है, जो एम है कि चलिए ज़्यादा ज़्यादा सवाल बनाए, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन बनाए, वो तो है ही, लेकिन अभी आपके पास समय है, तो प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। अब यही नहीं कि क्वेश्चन यहाँ से उठा के डाल देगा, इसी में से क्वेश्चन को उलट फेर करके आपको डालेगा, तो इसलिए सारा ऑप्शंस को भी समझना, उसके पीछे का क्या कारण है उसको समझना हमारे लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है। समझ रहे ना बात को। चलिए, 23 नंबर क्या पूछ रहा है कि शेप ऑफ हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कैसा कर्व होता है, तो ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, सिग्मोइड का शेप होता है, समझे, इस तरह से शेप बना रहता है, ये सिग्मोइड का शेप होता है, मतलब एक तरह से क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में होता है सिग्मोइड का शेप। इसी को बोला जाता है हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो मिलता है तो किस तरह का शेप ये बनाता है, सिग्मोइड अवग्रह का शेप बनाता है। अगला देखिए, अगला बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। चलिए सॉरी, अगला देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स। रेसिडुअल वॉल्यूम पहले होता क्या, पहले आप लोग को पता है ये चीज, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, रेसिडुअल मीन्स होता क्या है, रेसिडुअल मीन्स जो बच जाना, मतलब एक टाइडल वॉल्यूम होता है, एक रेसिडुअल, जो आप सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, तो जितना आप सांस ले रहे हैं जितना छोड़ रहे हैं, 500 ml हम एक बार में सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, मतलब दोनों मिला के इनहेल और एक्सहेल, तो वो 500 ml उसको टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। लेकिन क्या होता है कि रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या होता है कि हम जितना सांस छोड़ दें, मतलब पूरा फोर्सफुली सांस छोड़ दिए, कितना सांस हमारे शरीर में मतलब ऑक्सीजन बच गया, उसी को रेसिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि अवशिष्ट आयतन वह वायु आयतन है जो एक बलपूर्वक श्वसन के बाद भी फेफड़ों में रहता है। सही बात है, एकदम सही बात है, ध्यान रखना। दिस एवरेज ये कितना होता है, 1100 ml से 1200 मतलब लगभग 1000 ml होता है, तो 1100 से 1200 ml भी इसको आप ले सकते हैं, तो ये भी दोनों ऑप्शन सही होगा। देखिए होता क्या है कि जो साइंस का जो टॉपिक होता है उससे बहुत सारा जो फिगर होता है वो डायरेक्ट
अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया जाता है जो लगभग पास में है, समझे। जैसे आपका है कि 12 से 16 है तो आपको 9 दिया रहेगा, यहाँ पर 14 दिया रहेगा, तो जो लगभग पास में है उसको आपको ज़्यादा प्रेफर करना होता है, समझे ना। तो वो चीज़ अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। ये नहीं कि सर लिखवाए हैं अब 1000 ml तो 1000 ml होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, एक बूंद ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं करना है, खासकर साइंस वाला टॉपिक में, समझे। कुछ दिमाग अपना भी लगाना है। सब चीज़ मतलब कि स्पून फीडिंग नहीं होना चाहिए कि चम्मच में सब चीज़ आपको खिलाया जा रहा है। कुछ मैच्योर हैं, आप लोग ग्रेजुएटेड हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो कुछ आपको मैच्योरिटी अपना भी आपके पास होना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अगले टॉप मतलब लेक्चर में 25 क्वेश्चन और लेंगे। ज़्यादा मतलब लेक्चर लेंदी हो जाएगा, देखने में मज़ा नहीं आएगा, फिर लेने के तो 5-5 घंटा का ले ले। अब क्या होता है यहाँ पर कि पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है। ऑन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रेथ 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, ये तो सभी लोग जानते हैं। एक मतलब कि औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति क्या 12 से 16 बार सांस लेता है। दूसरा क्या पूछ रहा है कि जो हमारा जो सांस हम लोग लेते हैं, जो सांस छोड़ रहे हैं सांस ले रहे हैं, उसमें पूछा जा रहा है कि मतलब कि एक मेडिकल डिवाइस होता है जिसको एस्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, एस्फिग्मोमैनोमीटर बोला जाता है, ध्यान रखना। तो ये डिवाइस होता है, इसके द्वारा सांस को मेजर करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। ये हम कहाँ करते हैं, सांस को मेजर करते हैं एस्पायरोमीटर से। स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या करते हैं, ये धड़कन मेजर करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर को, जो हमारा हार्ट रेट होता है, ध्यान रखेंगे उस चीज को। चलिए तो क्या होगा इसमें ऑप्शन जो हमारा क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। तो यहाँ तक समझे। कोई तरह का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शंस होगा उसमें हम लोग बात करेंगे, बहुत क्वेश्चंस है, क्वेश्चन के लिए घबराना नहीं है। वो हम लोग जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसको अच्छे से समझे हैं, समय लगा है थोड़ा सा। आप लोग कमेंट करके बताइए किस तरह से आपको चाहिए। अगर ज़्यादा फास्ट में करना तो ज़्यादा फास्ट में करेंगे, लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि सही है, स्पीड सही है, कुछ आप नया सीख रहे हैं तो वो ज़्यादा सही है, इसलिए रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। अगर वैसा आपका डिमांड रहेगा तो उसको लाइव भी किया जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन के साथ आएंगे जो बीपीएससी टीआरई के लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कुछ टॉपिक आपके समक्ष लाया जाएगा, जिससे आपको बहुत सारा लाभ मिले। चलिए तो ये जो क्वालिटी जीएस एकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा, क्वालिटी जीएस एकेडमी के नाम पर। हमारे ऑफलाइन सेंटर भी है दरभंगा के हैदराबाद में, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन भी तैयारी कर रहे हैं। ऑनलाइन खासकर जो आपको यहाँ से मिल जाएगा क्वालिटी जीएस एकेडमी, इसी नाम से हमारा चैनल भी है, प्लस टेलीग्राम चैनल भी है और यूट्यूब चैनल भी है। तो इसे बने रहिए। कैसा लगा लेक्चर जरूर बताइए कमेंट करके और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।